हे फ्रेंड्स, एसआरजे क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इससे पहले की वीडियो में हमने हमारे प्राचीन भारत को खत्म कर लिया था। देखिए, इतिहास को जो हम 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो प्राचीन इतिहास को हम पहले वाली वीडियो में पूरा खत्म कर चुके हैं। आज से हम मध्य भारत का इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे, मतलब मेडाइवल हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। और इसके बाद का जो भाग है, जो कि आधुनिक भारत का भाग है, वो आपको ऑलरेडी प्रवीण सर पढ़ा ही रहे हैं। देखिए, मध्यकालीन भारत जो है वो कैसे प्रारंभ हुआ, ये मुख्य रूप से हम मुस्लिम अटैक से देखेंगे। मतलब भारत में जो मुस्लिम अटैक हुए थे वो कैसे, कब और क्यों हुए। सबसे पहला कारण तो ये समझ में आता है कि भारत में सत्ता के केंद्रीकरण का जो था वो असफलता हो गई थी। अर्थात भारत में एक सत्ता का जो केंद्रीकरण था वो नहीं बन पाया था। इस कारण से भारत में मुस्लिम आक्रमण हुए। बात करते हैं कि भारत में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण क्यों हुआ। एक और रीजन आता है। तो देखिए, जो हमारे भारत के पास में जो श्रीलंका है, श्रीलंका से कुछ धन अफगानिस्तान के पास खलीफा के पास लेके जाया जा रहा था, लेकिन उस धन की लूट जो है वो सिंध प्रांत में हो गई। और उस धन की लूट हो जाने के कारण ही अफगानिस्तान के जो लोग थे, मतलब जो मुस्लिम आक्रमणकर्ता थे, उन सभी को भारत में आने का आमंत्रण मिला। अच्छा, एक बात आपको ये समझ के चलनी है, क्योंकि उस समय में जो अरबी आक्रमण हुए थे और वहीं जो तुर्क आक्रमण हुए थे, ये सारे मुस्लिम में ही आते थे। उस समय में मुस्लिम धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा था, जिसके कारण वहाँ उनके जो लोग थे मुस्लिम धर्म के, वो अलग अलग देशों पर जाकर अपना आक्रमण कर कर अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे थे। तो इसी प्रकार से ये जो अरब आक्रमणकारी हैं, ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बहुत सारे देशों में बहुत सारी जगहों पर अपना कब्जा ऑलरेडी कर चुके थे। तो ये चाहते थे कि ये भारत पर आकर भी अपना कब्जा करें, और भारत उस समय सोने की चिड़िया कहलाता था। तो इस कारण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो था वो था धन की लूट करना। अर्थात ये भारत से धन लेके जाना चाहते थे अपने देश के लिए। तो यहां पर हम देखते हैं कि मध्यकालीन भारत में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मुस्लिम आक्रमण। और मुस्लिम आक्रमण में 2 प्रकार के आक्रमण हुए। पहला जो आक्रमण था वो अरबी आक्रमण था, मतलब अरब लोगों के द्वारा किया गया। वहीं दूसरा जो आक्रमण था वो तुर्क आक्रमण था। अरबी आक्रमण की बात करते हैं तो अरबी आक्रमण में हम मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ेंगे। हम सभी ने पढ़ा है कि भारत में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में किया गया था। यह भारत पर होने वाला पहला मुस्लिम आक्रमण था। वहीं तुर्क आक्रमण की बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण रूप से हम महमूद गजनवी को जानते हैं और मोहम्मद गौरी को जानते हैं। देखिए, इस समय सिचुएशन क्या है आप समझिए कि जो मोहम्मद गौरी है, ये हमने कल ही इसके पहले की वीडियोस में पढ़ा था हमने कि पृथ्वीराज चौहान अर्थात चौहान वंश के शासक, वहीं गढ़वाल शासक जयचंद्र के साथ इसकी लड़ाई हुई थी। तो ये जो समय की बात है, ये आप समझ के चलिए कि भारत में जब सत्ता का केंद्रीकरण समाप्त हो गया और उसके बाद जब नए अलग अलग शासक आए और भारत जो छोटे छोटे राज्यों में बटा, जैसे कि ऊपर कश्मीर में अलग राज्य हो गए, गुजरात के तरफ में गुर्जर प्रतिहार शासक हो गए, वहीं राजपूत शासक बच गए, नीचे साइड में चालुक्य शासक होने लगे। इस समय की ये बात है। तो सबसे पहला आक्रमण जो हुआ था वो भारत पे अरब आक्रमण हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था, 712 ईस्वी में किया गया था। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम जो है वो संपूर्ण भारत पर आक्रमण नहीं किया। इसने सिर्फ भारत के पंजाब सिंध वाले प्रांत पर, मतलब इस क्षेत्र पर इसने आक्रमण किया। और जब इसने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया तो ये यहीं के क्षेत्र तक सीमित रह गया। तो इसने यहाँ पर बहुत सारे छोटी छोटी जगहों पर शासन किया, बहुत सारी छोटी छोटी जगहों पर आक्रमण करके राज्य को हथिया लिया। अब इसने अपने हर एक आक्रमण को, जैसे कि आप समझिए कि हम बोले कि इसने मध्य प्रदेश जीत लिया, फिर इसने राजस्थान जीत लिया, फिर इसने गुजरात जीत लिया, फिर इसने महाराष्ट्र जीत लिया। इस प्रकार से इसने एक संपूर्ण क्षेत्र का नाम ना रख के अपने हर एक क्षेत्र को जीते गए क्षेत्र के आधार पर एक अभियान नाम रख दिया। जैसे कि इसने रेवल अभियान किया, रावर अभियान किया, निरून अभियान किया, सेहनन और अलोर और मुल्तान। मुल्तान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभियान माना जाता है, क्योंकि मुल्तान से इसे बहुत ज्यादा सोना प्राप्त हुआ था। इस कारण से मुल्तान को उस समय में स्वर्ण नगरी भी कहा गया था। ठीक, मोहम्मद बिन कासिम ने जो आक्रमण किया वो सिंध वाले क्षेत्र पर किया। उस समय भारत में सिंध वाले क्षेत्र में राजा दाहिर थे।
राजा का नाम था दाहिर, और दाहिर राजा जो थे वो सिंध वाले क्षेत्र के शासक रहे, और जिस समय मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ, और ये जो समय है वो है 712 ईस्वी, जो कि पहला आक्रमण रहा। दाहिर की बीवी का नाम था रानबाई, मतलब इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था रानबाई, और रानबाई बहुत ही प्रतापी महिला थी। जैसे ही इन्हें पता चला कि मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण दाहिर पर हो गया है और ये जो है वो युद्ध हारने वाले हैं, तो वैसे ही रानबाई ने हिंदू परंपरा के अनुसार जौहर किया और अपने शरीर का त्याग कर दिया। इससे पहले कोई और उनके शरीर का उपयोग कर पाता। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि रानबाई के द्वारा जौहर कर लिया गया मोहम्मद बिन कासिम के कारण से, और दाहिर इसमें हार चुके थे इस युद्ध में, और इस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध विजय की और सिंध से बहुत सारा धन लूट कर ये भारत अपने वापस देश चला गया। तो भारत को लूटने वाला पहला मुस्लिम शासक की बात करी जाए तो मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत को लूटने वाला पहला मुस्लिम शासक कहलाएगा। अब बात करते हैं हम, मोहम्मद बिन कासिम वापस चला गया, लेकिन यहाँ पर इतने समय के बाद, मतलब मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में आता है, वही हम बात करते हैं महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी की, तो ये तो बहुत ज़्यादा लेट आते हैं। मतलब हम महमूद गजनवी की बात करें तो इसका 17वां आक्रमण है जो 1025 ईस्वी में हुआ था, तो लगभग इन दोनों के बीच में 300 सालों का अंतर आता है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने जब आक्रमण किया भारत पर, तो उस समय में हम देखते हैं कि भारत बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के पश्चात अरब आक्रमणकारी कोई भी भारत नहीं आए, और साथ ही भारत में एक केंद्रीकरण दिखाई दिया पृथ्वीराज चौहान, और साथ ही साथ में गढ़वाल वंश, चालुक्य वंश। इस प्रकार से जब भारत में राजपूत काल प्रारंभ हुआ, तो इन दोनों के बीच में जो था वो राजपूत काल भारत में प्रारंभ हो गया था। राजपूत काल जो कि लगभग 300 वर्षों तक चला था, जिसमें हमने पढ़ा था कि ये हवन कुंड का सिद्धांत है, जिसे अग्निकुंड का सिद्धांत भी कहा जाता है, जिससे माना जाता है कि कुछ वंशों की उत्पत्ति हुई थी। ठीक, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो राजपूत काल था वो 300 वर्षों तक चला, और राजपूत काल के खत्म होने के साथ साथ में, मतलब जब अंतिम राजपूत काल चल रहा था, यहाँ पर गहलवाल शासक थे मध्य प्रदेश वाले कुछ क्षेत्र पे। वहीं नीचे हम देखते हैं तो चौहान वंश के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान का शासन चल रहा था। वहीं नीचे बात करते तो चालुक्य और पहलव का, ऊपर कश्मीर में शासन चल रहा था कश्मीर के वंशों का। वहीं पर हम देखते हैं तुर्क आक्रमणकारी। देखिए, तुर्क आक्रमणकारी भारत क्यों आए थे? मानते हैं कि तुर्क आक्रमणकारी जो थे वो चीन से संबंधित थे। चीन की एक बर्बर और लड़ाकू प्रजाति है, वो तुर्क आक्रमणकारी थे। ठीक, अब ये जो आक्रमणकारी थे, इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और इस्लाम के प्रचार प्रसार का बेड़ा उठाया, और जैसे ही ये मानते थे कि इनको इस्लाम का जितना हो सके उतने से ज्यादा प्रचार और प्रसार करना है, इस कारण वो बहुत सारे अलग अलग देशों में जाकर इस्लाम का प्रचार प्रसार कर रहे थे। वैसे ही इसी क्रम में ये भारत आए, और जब ये भारत पहुंचे तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्पतगीन की। देखिए, अल्पतगीन जो है वो एक मामूली सा शासक था, लेकिन ये जो है एक सेना नायक से ऊपर बढ़कर अपने एक साम्राज्य को संभालने लगा, और इसने अफगानिस्तान के गजनी में गजनवी वंश की स्वतंत्र स्थापना की। तो ये जो अल्पतगीन है, इसके द्वारा अफगानिस्तान में, कहां पर? अफगानिस्तान में गजनवी वंश की स्वतंत्र स्थापना, गजनवी वंश की स्वतंत्र स्थापना की गई। गजनवी वंश की स्वतंत्र स्थापना किसके द्वारा की गई? अल्पतगीन के द्वारा गजनवी वंश की स्वतंत्र स्थापना की गई। बात करते हैं सुबुक्तगीन की। देखिए, जो अल्पतगीन है, इसके द्वारा भारत पर आक्रमण नहीं किया गया, इसने सिर्फ अफगानिस्तान में गजनवी वंश की स्थापना की। लेकिन भारत क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में बंट चुका था और भारत में संगठन की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, इस कारण से इसका दामाद, जिसका नाम था सुबुक्तगीन, तो अल्पगीन का दामाद जो है उसका नाम था सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन के द्वारा पहली बार भारत पर आक्रमण किया गया। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक, तो वो कहलाएगा सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक रहा। इसने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया। इसने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया। सुबुक्तगीन के द्वारा हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया गया। इसके द्वारा
सुबुक्तगीन के द्वारा जयपाल को पराजित किया गया। साथ ही साथ में इसने भारत पर आक्रमण किया। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक जो है वो सुबुक्तगीन कहलाता है। इसके बेटे का नाम महमूद गजनवी था, जिसके बारे में हम सब ने बहुत ज्यादा चीजें पढ़ी हैं। देखिए महमूद गजनवी जो है ना, उसने देखा कि यार यहाँ पे भारत में बिल्कुल संगठन की बहुत ज्यादा कमी है। साथ ही साथ में इसके पापा जो हैं वो एक क्षेत्र जीत चुके थे जयपाल को हराकर। जब इसके पापा ने एक क्षेत्र जीता तो उसे समझ में आ गया कि हाँ, ये जो भारत है ये बहुत ज्यादा धनी प्रदेश है और इसे आराम से जीता जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर संगठन की कमी है। तो बहुत ही कम वर्ष की आयु में महमूद गजनवी को शासक बनाया गया। कहा जाता है कि ये इसकी आयु मात्र 25 से 27 वर्ष की थी जब यह शासक बना, और इतनी कम आयु में इसने भारत पर आक्रमण किया गया। इसने भारत पर लगभग 1000 से लेकर 1027 तक आक्रमण किए और कुल 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किया। जिससे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो आक्रमण है, जो सबसे ज्यादा बुरा माना जाता है, वो है 1025 का भगवान सोमनाथ के मंदिर को लूटने वाला आक्रमण। इसका एकमात्र कारण था भारत को लूटने का, भारत से धन प्राप्त करना। महमूद गजनवी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किए और ये 17 बार आक्रमण उसने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक किया। जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा बेकार जो आक्रमण माना जाता है वो 1025 का आक्रमण माना जाता है, जो कि हमारा सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला आक्रमण था, जिस समय गुजरात का शासक भीम था। क्योंकि सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, आप सभी को पता होगा। तो गुजरात के शासक भीम से लड़ाई की इसने, सोमनाथ मंदिर को यहाँ पर जीता। और साथ ही साथ में हम बात करते हैं महमूद गजनवी की। तो महमूद गजनवी ये मिटा देते हैं अरब आक्रमण जो कि हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के समय में। बात करते हैं महत्वपूर्ण रूप से महमूद गजनवी की। महमूद गजनवी जो है वो सुबुक्तगीन का बेटा था। अफगानिस्तान के गजनी साम्राज्य में, गजनी स्थान पे जो गजनवी साम्राज्य बना था उसका राजकुमार था। 27 वर्ष की आयु में इसने राज्यारोहण किया या राज्याभिषेक 27 वर्ष की आयु में इसका हुआ। इसने देखा भारत संगठित नहीं है तो भारत पर आक्रमण करने चला आया। भारत पर जब ये आक्रमण करने आया तो इसने एक बार भारत पर आक्रमण किया और इसने देखा कि यहाँ से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ है, और साथ पर यह भारत में मुस्लिम साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। भारत की जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार यह बहुत बड़ा क्षेत्र था। अगर ये यहाँ पर अपना आधिपत्य जमा लेते तो इनका साम्राज्य बहुत ज्यादा बढ़ सकता था। इस कारण से इसने भारत पर पहली बार आक्रमण किया। इसके बाद इसने भारत पर लगातार आक्रमण किया, जो कि 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक आक्रमण किए गए, और ये कुल मिलाकर इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा। और इसकी लड़ाई भीम प्रथम के साथ हुई। इसके बाद हम देखते हैं कि महमूद जो गजनवी है, इसने जब भारत को 1025 में जब लूटा था सोमनाथ मंदिर को, तो ये यहाँ से धन वापस लेके जा रहा था अपने देश अफगानिस्तान के पास में गजनी प्रदेश में। जब ये धन लेके जा रहा था तो इसकी लड़ाई जो है यहाँ पर कुछ जाटों के साथ इसकी लड़ाई हो गई थी इस वाले क्षेत्र में, सिंध प्रांत वाले क्षेत्र में। और कुछ जाटों खोखर जनजाति कहा जाता है कि खोखर जनजाति के साथ इसकी लड़ाई हो गई थी धन की लूट को लेकर। और धन क्योंकि इसके द्वारा लूट लिया गया, महमूद गजनवी का धन जो था वो उस जनजाति के द्वारा लूट लिया गया, तो इस कारण से ये बहुत गुस्से में आ गया। और 1027 में इसका अंतिम युद्ध जो था वो जाटों के विरुद्ध ही हुआ था, और जिसमें इसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ से महमूद गजनवी का चैप्टर खत्म होता है। तो हमको 3-4 बातें याद रखनी है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आक्रमण जो था वो 1025 का था, जो कि सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था, जिसमें इसकी लड़ाई गुजरात के शासक भीम फर्स्ट के साथ में हुई थी। इसका अंतिम आक्रमण 1027 को हुआ था, जो कि जाटों के विरुद्ध हुआ था, जिन्हें खोखर जाट भी कहा जाता है या खोखर जनजाति भी कहा जाता है। इनके साथ इसका अंतिम झगड़ा हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसमें ये दोनों एक दूसरे को मार के मर गए। ठीक, बात करते हैं मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी जो है वो महमूद गजनवी का उत्तराधिकारी था।
महमूद गजनवी का उत्तराधिकारी मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी की बात करते हैं तो इसके समय तक पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर बहुत ज्यादा विकसित हो गए थे। वहीं हमने देखा था कि गढ़वाल शासक जयचंद्र वो भी बहुत ज्यादा विकसित हो गए थे और इन दोनों की मित्रता बहुत अच्छी चल रही थी, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र की। लेकिन अपनी पुत्री के कारण जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई की और देशद्रोह भी किया। तो हम देखते हैं मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी, देखिए मोहम्मद गौरी जो है वो सबसे पहले गुजरात के शासक भीम द्वितीय के साथ युद्ध करता है। इसके जो बड़े थे, मतलब जो इसके पूर्वज थे जैसे कि महमूद गजनवी, तो उसने भीम फर्स्ट के साथ लड़ाई की थी। लेकिन मोहम्मद गौरी जो है गुजरात के शासक भीम द्वितीय के साथ लड़ाई करता है और भीम सेकेंड के साथ जब ये लड़ाई करता है तो ये इस लड़ाई में हार जाता है। इसका मतलब ये है कि मोहम्मद गौरी उतना अच्छा शासक नहीं था जितना कि महमूद गजनवी था, लेकिन मोहम्मद गौरी यहाँ पर गुजरात के शासक से हार जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि 1191 में होता है तराइन का पहला युद्ध, और तराइन का प्रथम युद्ध, और तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से भी मोहम्मद गौरी हार जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान के साथ जो पहला युद्ध हुआ वो तराइन का प्रथम युद्ध रहा है। तराइन कहाँ पर है? तराइन जो है वो हरियाणा में है, HR हरियाणा में है तराइन। और तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी ये हार जाता है, फिर से हार जाता है। लेकिन 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है और दूसरे युद्ध में जयचंद्र के देशद्रोह करने के कारण मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से जीतता है, लेकिन छल से जीत तो जाता है। लेकिन क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का जो अपना ही दोस्त था उसी ने उनको धोखा दिया, तो इस कारण से छल ही मानेंगे इसको। तो ये छल से जीतता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जिसने इसकी सहायता की थी, मतलब जयचंद्र, उसके साथ इसका दोबारा युद्ध होता है जो होता है चंदावर का युद्ध, जो कि 1194 ईस्वी में होता है चंदावर का युद्ध, जिसमें ये गढ़वाल शासक जयचंद्र को हराता है। जो कि गढ़वाल शासक होते हैं। इस प्रकार से हमने मोहम्मद गौरी के साथ में सारी चीजें देख ली। देखिए अब हम बात करते हैं इतिहासकारों की, जो भी फैक्ट अब बचे हुए हैं। जैसे कि महमूद गजनवी अपने साथ में 4 इतिहासकार लेके आया था, जिनका नाम था अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी। पहले का नाम हो गया, यहाँ पे लिखते हैं अलबरूनी, दूसरे का नाम है फिरदौसी, तीसरे का नाम है उतबी, और चौथे का नाम है फर्रुखी। ठीक, 4 इतिहासकार महमूद गजनवी अपने साथ में लेके आया था। 4 इतिहासकार, पहले का नाम है अलबरूनी, दूसरे का नाम फिरदौसी, तीसरे का नाम उतबी और चौथे का नाम फर्रुखी। अलबरूनी की बात करते तो इनकी किताब है किताब-उल हिंद। किताब-उल हिंद किसने लिखी? तो अलबरूनी ने। फिरदौसी की बात की जाए तो फिरदौसी ने एक किताब लिखी जिसका नाम है शाहनामा, और अगला जो इतिहासकार है उसका नाम है उतबी और एक का नाम है फर्रुखी। ठीक, महमूद गजनवी का। मोहम्मद गौरी की बात करते हैं तो मोहम्मद गौरी जो है अपने साथ में इतिहासकार तो नहीं परंतु गुलाम लेके आया था। इसके 3 गुलाम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो हम सभी जानते हैं, दूसरे का नाम है यल्दोजा और तीसरे का नाम है कुबाचा। ठीक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दोजा और कुबाचा। देखिए महमूद गौरी जो अपने साथ गुलाम लेके आया था उनका नाम हम देखते हैं। पहले का नाम है कुबाचा, दूसरे का नाम है यल्दोजा, यल्दोज या यल्दोजा, तीसरे का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये कौन थे? ये मोहम्मद गौरी के जो थे वो गुलाम थे। मोहम्मद गौरी की बात करते हैं तो ये अपने साथ एक सूफी संत लेके आए थे जिनका नाम था मोइनुद्दीन चिश्ती। संत मोइनुद्दीन चिश्ती कौन लेके आया था? तो मोहम्मद गौरी अपने साथ लेकर आया था। वही इसके 3 गुलाम कुबाचा, यल्दोजा और कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया और जब ये सब कुछ जीत चुका था, इसके बाद ये भारत से वापस लौटने लगा, तो इसकी जो बेटी थी उसका विवाह इसने अपने ही गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ कर दिया, क्योंकि वो प्रेम संबंध में थे और वो देख रहा था सामने से कि क्या सिचुएशन हुई है जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो इस कारण से इसने मोहम्मद गौरी ने अपने ही गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक
के साथ में अपनी बेटी का विवाह किया। और इसके बाद हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की नींव रखी गई। तो इसके बाद हमारा अब दिल्ली सल्तनत शुरू होगा। तो दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश आएंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम वंश, इसे ही ममलुक वंश भी कहा जाता है। बात करते हैं कि मोहम्मद गौरी के द्वारा एक सिक्का चलाया गया था जिसमें एक तरफ कलमा लिखा हुआ था और वहीं दूसरी तरफ माता लक्ष्मी की जो थी वो मूर्ति बनी हुई थी सिक्के में। मोहम्मद गौरी अपने साथ में एक सूफी संत लेके आए थे जिनका नाम था मोइनुद्दीन चिश्ती। इनके तीन गुलाम थे, कुबाचा, यलदोजा और कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने अपना क्षेत्र इन तीनों में बांट दिया था। आधा क्षेत्र जो था वो कुबाचा को, आधा यलदोजा को और आधा कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो बहुत ज्यादा कुशल रणनीतिज्ञ था, तो इसने ऐसा कुछ किया, ऐसी वैवाहिक नीति अपनाई जिससे कुबाचा और यलदोजा का जो क्षेत्र था वो भी इसे मिल जाए। ठीक, तो इसके बाद अब हमारा जो होगा वो होगा गुलाम वंश और इसके बाद ही हम दिल्ली सल्तनत को पूरे तरीके से शुरू करेंगे। आज की हमारी वीडियो भारत के मध्यकालीन भारत में जो मुस्लिम आक्रमण हुए, मुस्लिम आक्रमणकारी जो कि भारत में आए, उनके बारे में हो गई है। ठीक, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो से हम गुलाम वंश को शुरू करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक से पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे।